आप सभी का हैरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हरीश लबाना आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th की फिज़िक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्थिर विद्युत्की होता क्या है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों के स्थिर प्रभाव या अभिलक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर विद्युत्की कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह ब्रांच मतलब वह शाखा जिसके अंदर आवेशों के प्रभाव कौन सा है और उसके क्या क्या लक्षण होंगे इसके बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे स्थिर विद्युत्की कहेंगे। और दूसरा होता है गति विद्युत्की क्या होता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें गतिशील आवेशों के प्रभाव या अभिलक्षणों का अध्ययन किया जाता है। गतिशील आवेशों और अभिलक्षणों का अध्ययन किया जाएगा तो गति विद्युत्की, और स्थिर प्रभाव या अभिलक्षणों का अध्ययन किया जाएगा तो स्थिर विद्युत्की कहा जाएगा। अब बात करते हैं आवेश की। तो आवेश पिंड का मूलभूत गुण है और यह गुण इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात पिंड मतलब बॉडी के आवेशित होने में प्रोटॉन का कोई भी योगदान नहीं होता है। आवेश पिंड का वह गुण है जिसके कारण पिंड विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल तथा चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल का अनुभव करता है। तो चार्जेस के कारण ही मतलब कि चार्जेस के कारण कोई बॉडी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल तथा चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल अनुभव करती है। अब बात करेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश के दो प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव। धनात्मक को +V से भी डिनोट किया जा सकता है और ऋणात्मक को -V से भी डिनोट किया जा सकता है। दूसरा गुण होता है समान प्रकृति के आवेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर उनकी प्रकृति विपरीत होगी तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रतिकर्षण होगा, मतलब कि एक दूसरे से दूर जाएंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो आकर्षण होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश को और इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणावेश को दर्शाती है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा। यह एक और प्रॉपर्टी है। जब किसी बॉडी को धनावेशित या ऋणावेशित किया जाता है तो उसका आयतन सदैव बढ़ता है। अगर बॉडी को पॉजिटिव से ऋणावेश किया जाएगा तो धनात्मक से ऋणावेश किया जाएगा, तब उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व कम होता जाएगा, मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। आवेश के मात्रक की बात करें तो कूलाम होता है और एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब बात करते हैं आवेश संरक्षण का नियम, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में बदल सकते हैं। मतलब कि हम किसी भी आवेश को न तो बना सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव को नेगेटिव में परिवर्तन कर सकते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज में परिवर्तन कर सकते हैं। अब बात करें मूल आवेश क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज। तो किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं। किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है, तो कम से कम कितना आवेश रह सकता है, उसे ही क्या कहेंगे, मूल आवेश कहेंगे। और मूल आवेश की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर होता है। कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब अगली परिभाषा है हमारी है आवेश का क्वांटीकरण। इसे 12th बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। आवेश का अनिश्चित रूप से विभाजन नहीं किया जा सकता, मतलब आवेश को एक फिक्स टर्म में ही विभाजित कर सकते हैं। किसी आवेशित कण पर आवेश प्लस ही हो सकता है, +-2 ही हो सकता है, +-3 ही हो सकता है, लेकिन उनकी भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। भिन्न के रूप में मतलब इसे 2/3 आवेश यह नहीं हो सकता, 1/4 आवेश नहीं हो सकता। आवेश कितना होगा, हमेशा +- ही हो सकता है, +-2 ही, +-3, +-4 ही, +-5 ही, इस तरीके से चलता जा सकता है। और इसी को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं।
अब अगला टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ क्या होता है? सबसे पहली बात तो कूलाम्स लॉ ये होता है कि दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, परिमाण का गुणनफल मतलब कि आवेश मान लेते हैं Q1 और Q2 है और उनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। मान लेते हैं कि एक चार्ज हमारा Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और इनके बीच की दूरी R है। तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? Q1 और Q2 के, और F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के, 1/r² के। अब इनको एक साथ लिखेंगे, एक साथ इस तरीके से लिखेंगे F बराबर K Q1 Q2/r²। K एक कांस्टेंट होता है, इसे नियतांक हिंदी में कहते हैं, और K का मान होता है 1/4πε0। अभी हमने देख लिया समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल होता है किसके? Q1 और Q2 के, मतलब उनके चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो F बराबर क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ K आ जाएगा। K एक कॉन्स्टेंट है जिसका मान 1/4πε0 होता है। तो चलिए अब बात करते हैं वायु तथा निर्वात के लिए आवेश क्या होगा। वायु तथा निर्वात के लिए आवेश क्या होगा? K हमारा होता है वो किसके बराबर होता है? 1/4πε0 के। इसको ε0 पढ़ा जाता है और इसका मान होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यूनिट भी याद रखनी है हमें, हमेशा मात्रक भी पूछे जाते हैं, मात्रक लिखने के भी हमको मार्क्स मिलेंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। K को पराविद्युतांक कहते हैं, और अगर अब इसे कूलाम लॉ की फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब बात करें वायु तथा निर्वात के लिए इस K का मान कितना होगा? तो वायु तथा निर्वात के लिए K का मान 1 होगा। अन्य परावैद्युत माध्यम के लिए K इज ग्रेटर देन 1। चलो अब बात करते हैं E का आंकिक मान व मात्रक क्या होगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ ε0। मतलब हम सबसे पहले किसका मान लिखेंगे? K का किसके बराबर होता है? 1/4πε0 के, और यह 9 × 10⁹ के बराबर होता है। अब ε0 को इस तरफ ले आएंगे तो 1/4π × 9 बच जाएगा। ε0 10⁻⁹, 10 की पावर ऊपर जाएगी तो -9 हो जाएगा, और 9 × 4 36π। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फाइनल यूनिट कन्वर्जेशन करने के बाद ε0 का आंकिक मान आएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट का भी कन्वर्जेशन करना पड़ेगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर को कूलाम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर करेंगे तो हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या है? E∈0 का आंकिक मान। अब बात करते हैं आवेशन की विधियाँ। आवेश किस तरीके से किन किन विधियों की सहायता से एक दूसरे पर जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। पहली विधि होती है घर्षण विद्युत की, दूसरी चालन विद्युत की, और तीसरी होती है स्थिर विद्युत प्रेरण। पहले लिखें घर्षण विद्युत की। घर्षण विद्युत की क्या होता है तो मैं एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। जब दो पिंडों को परस्पर रगड़ा जाता है तब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कम कार्यफलन वाले पिंड से अधिक कार्यफलन वाले पिंड की ओर होता है। तब दो पिंड है, एक ये रहा, दो बॉडी है ए और बी। इन दोनों को अगर आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे कम कार्यफल, तो जो वीक है वहाँ से जो पावरफुल है उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इस कारण से एक पिंड धनावेश मतलब एक इस कारण से पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा इसी कारण से नेगेटिव हो जाएगा। एक नेगेटिव तो दूसरा
पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा अगला बिंदु है चालन विद्युत की। जब किसी उदासीन चालक पिंड को आवेशित चालक पिंड के संपर्क में लाया जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च पिंड से निम्न पिंड की ओर तब तक होता है जब तक दोनों पिंड पर आवेश की मात्रा समान न हो जाए। मतलब एक न्यूट्रल है और दूसरे पर आवेश लगा हुआ है तो दोनों को संपर्क में लाया तब तक संपर्क में लाया जाएगा जब तक कि दोनों पर आवेश समान न हो जाए। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जितने हैं वो इतने ही पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर भी आ जाए। तीसरा बिंदु है हमारा स्थिर विद्युत की प्रेरण। तो स्थिर विद्युत की प्रेरण क्या होता है? तो जब किसी आवेशित पिंड को अनावेशित पिंड के नज़दीक लाया जाता है, मतलब कोई किसी चार्ज पर किसी वस्तु पर चार्ज लगा हुआ है उसको जिस पर चार्ज नहीं लगा उसके पास में लाया जाता है तो उदासीन पिंड की विपरीत सतह पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर मान लो पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव या नेगेटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव वाली जगह पर नेगेटिव और नेगेटिव वाली जगह पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। इसी को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। और यह घटना चालक, अर्धचालक व कुचालक सभी में पाई जाती है, यह सभी में होती है। अब बात करें सदिश रूप में कूलाम के नियम की, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो हो जाएगा F12, माना ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, यहाँ से दो बल जा रहे हैं, एक F21 हो जाएगा और एक F12 हो जाएगा। R1 और R2 इनके वेक्टर हैं। F12 जाएगा कहाँ पर? माइनस F21 पर। अगर F12 है तो R2 माइनस R1 करेंगे और F21 की बात करें तो R1 माइनस R2 करेंगे। F12 कूलाम्स लॉ की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2 R21 और R21 कैप की पावर क्यूब। और F21 की फॉर्म में लिखेंगे तो K Q1 Q2 R12 हो जाएगा और R12 कैप अपॉन की पावर 3, ठीक है, पावर 3 हो जाएगी मतलब क्यूब हो जाएगी।